नैनीताल में वीरभट्टी पुल के पास में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क और पुल पर गिर गया। पहाड़ से आए इस मलबे से भवाली जोलीकोट रोड पूरी तरह से बंद हो गया और सड़क बंद होने की सूचना के बाद में अल्मोड़ा जाने वाली गाड़ियों को वाया नैनीताल भेजा जा रहा है, जिसके बाद में नैनीताल भवाली रोड में भी जाम लग गया है। हालांकि रोड से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश के रायवाला के ग्रामीण इलाके आडवाणी प्लॉट के घरों में पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा और लोगों को राफ्टिंग की बोट पर उनके सामान समेत निकालना पड़ा। आपको बता दें कि ऋषिकेश में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, इससे कई सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और नदी नाले उफान पर हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि इलाके में जल निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से पानी भर गया है, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बाद लगातार बारिश चल रही है और स्रोतों से भी पानी निकल रहा है, तो उसमें निकासी कहीं पे नहीं है। तो अभी वही सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि पानी की निकासी कहाँ करी जाए। सिंचाई विभाग और जिला पंचायत जो डिपार्टमेंट है उनको बुलाया गया है, उनकी जेसीबी आ गई है, तो अभी देख रहे हैं कि उस पानी की निकासी कैसे कर सकते हैं। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से औली नाला उफान पर आ गया है और इसे जोशीमठ शहर के बीचों बीच बहने वाला नाला भी उफान पर आ गया, जिससे कि नाले के आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। केदारनाथ हाईवे पर सफर करना आजकल किसी चुनौती से कम नहीं है। फाटा से सोनप्रयाग के बीच रोड पर रोजाना ही बंद हो रही है। वहीं सबसे बड़ा खतरा यहां लगातार बोल्डरों के गिरने का बना हुआ है। ऐसे में रोड पर अब पुलिस खुद ही गाड़ियों की आवाजाही करा रही है। रामनगर में कार रपटे में नीचे गिर गई, जिससे कि कार सवार शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे और दोनों ही नशे में धुत थे। इस दौरान में नशे में कार को रपटे से नीचे डाल दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के काफिले के आगे चीड़ का पेड़ गिर गया। मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों के घर जाकर उनके आंगन की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच वो लैंसडाउन के लिए जा रहे थे। द्वारीखाल के पास बारिश के चलते एक चीड़ का बड़ा पेड़ टूटकर उनके काफिले के आगे आ गिरा। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं मौके पर ही पुलिस, मंत्री और विधायक के स्टाफ ने मिलकर पेड़ को किनारे किया और गाड़ियों की आवाजाही शुरू की। भाई साहब, पिथौरागढ़ में बरसात के कारण बॉर्डर इलाकों के हाल बुरे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को आवाजाही करने में अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। धारचूला, सोबला रोड, कुलाघाट और साथ ही आसपास के जो इलाके हैं वो खतरनाक हो गए हैं। यहाँ भारी लैंडस्लाइड के बाद में लोग बड़ा खतरा उठाकर आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट फिर से जारी हुआ है। अगले 48 घंटे भारी से भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। खासकर कुमाऊं रीजन में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, उधम सिंह नगर के साथ चंपावत के लिए हाई अलर्ट जारी हुआ है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगह नुकसान हो चुका है। कोटद्वार में आई आपदा का 1 सितंबर से शुरू होने वाली सेना भर्ती पर भी असर पड़ने के आसार हैं। एक और पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से कोड़िया इलाके में आर्मी कैंप भी बाढ़ की चपेट में आ गया है, तो वहीं आर्मी कैंप को जोड़ने वाला पुल भी धराशायी हो गया। वहीं दूसरी ओर दुगड्डा से कोटद्वार के बीच में 15 किलोमीटर का सफर इन दिनों जान हथेली में रखने जैसा है। जगह जगह आपदा और तबाही से कोटद्वार में हालात खराब हो चुके हैं, जिससे कि आर्मी भर्ती रैली में आने वाले युवकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और उससे निश्चित तौर से हमारा जो गब्बर सिंह कैंप को जोड़ने वाला जो ब्रिज पहले टूटा हुआ था, उससे न उसने फिर और टूटते हुए उसने गब्बर सिंह कैंप के आगे भी उसको तोड़ दिया है। उससे अग्निवीर भर्ती में भी हमारा दिक्कतें आने की संभावना है। इसको डिस्कस रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे एक अल्टरनेट पाथ का भी चयन किया है और मेरे साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट और आर्मी के जो अधिकारी थे वो भी साथ में थे। आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार कांग्रेस के हो गए और उपचुनाव में वो कांग्रेस की जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव के उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया है, जिसमें बसंत कुमार, नवल किशोर और गोपाल राम का नाम है। आपको बता दें कि आपके कांग्रेस में आए बसंत कुमार ने साल 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अभी तक जो शक्तियाँ टूट रही थी और टूटने के कारण, शक्तियों के टूटने के कारण एक जो शक्ति थी उसके टूटने के कारण जो विरोधी लोगों को, जो गलत नीति वाले लोगों को और जो मानवता, इंसानियत, भाईचारा नहीं रखते हैं, जो लोगों को लड़ा कर, उनको तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं, उनको जो बल मिल रहा था उस बल को कम करने के लिए हम लोग सारे एक में हैं। चाहे वो बसंत भाई हैं, चाहे भैरवनाथ जी हैं, चाहे कमल भैया हमारे जो बीजेपी के प्रधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो हमारे गोपाल राम जी हैं जो पुलिस से सेवानिवृत्त हैं, बीजेपी की लंबे समय से सेवा कर रहे थे। ये सब लोगों ने आज अपने पूरे समूह को लेकर कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस को मजबूत किया है। जो पैनल में बसंत कुमार का नाम है, नवल किशोर, गोपाल राम का नाम भी है। इस पैनल में रविवार को बसंत ने कांग्रेस यहां पर ज्वाइन की। बसंत कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद में अब आम आदमी पार्टी को ढूंढे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशी की तलाश फिर से शुरू कर दी है। वैसे पार्टी पहले बसंत कुमार पर ही दाव खेलने जा रही थी, लेकिन बसंत कुमार आज ही कांग्रेस में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह ने कहा है कि योग्य कैंडिडेट मिला तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी ने जिस व्यक्ति को विधानसभा चुनाव लड़ाने के साथ पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद देकर के सम्मानित किया था, आज वह व्यक्ति बागेश्वर उपचुनाव से पहले पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुआ। तो कांग्रेस में शामिल होने वाले बसंत कुमार और कांग्रेस पार्टी दोनों ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा करते हुए गठबंधन धर्म का अपमान किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एसपी से भगवती प्रसाद त्रिकोटी होंगे प्रत्याशी। तो लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। भगवती प्रसाद त्रिकोट 17 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का कथित सिफारिश लेटर वायरल होने के बाद से गणेश जोशी चर्चा में हैं और अब फिर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोगों की साजिश है। क्या है ये पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पिछले हफ्ते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नाम से साल 2009 में लिखा गया एक लेटर वायरल हुआ था, जिसमें एमडीडी कॉलोनी में मस्जिद निर्माण के लिए अफसरों से जमीन देने की सिफारिश की गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो गणेश जोशी को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी और कहा कि ये लेटर फर्जी है। उन्होंने एमडीडी को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के भी निर्देश दिए थे। अब ये कहकर सनसनी फैला दी है कि ये पार्टी के ही कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, जो उनकी लोकप्रियता और कामकाज की शैली से परेशान है।
बाहर के भी हो सकते हैं, पार्टी के भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग मेरी कार्यकर्मी की शैली से परेशान हैं। मेरी छवि को खराब करने के लिए काम किया गया है, लेकिन मैंने साफ कहा कि न गणेश जोशी ने कभी ऐसा काम किया है न कभी कर सकता है। उधर गणेश जोशी का बयान आते ही कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस ने सरकार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि पहले सतपाल महाराज और अब गणेश जोशी, ये बेहद आश्चर्यजनक है कि मंत्री ही शिकायत कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का शासन चलाने वाले जब कद्दावर मंत्री इस प्रकार के बयान देंगे कि कोई उनके हस्ताक्षर जो है फर्जी हो रहे हैं, उनके लेटर पैड का फर्जी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि शासन में किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार आए मंत्री गणेश जोशी के इस बयान से बीजेपी सख्ते में है। चर्चा ये भी है कि ये कहीं पार्टी को प्रेशर में लाने की कोशिश तो नहीं रही। फिलहाल मामले को तूल न देते हुए पार्टी ने चुप्पी साध ली है, तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह हर घर तिरंगा अभियान में सभी लोग भाग लें, घर पर तिरंगा फहराएं और सभी लोग 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हो। प्रिय प्रदेशवासियों, पिछली बार की तरह इस बार भी आइए हम सभी आजादी के इस अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक हम सब हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें और अपने घर दफ्तर पर तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत उत्सव मनाएं। धन्यवाद। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रोवर्स केव में हुए कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की। इस दौरान शहीद सैनिकों के परिजन, पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माटी को नमन कार्यक्रम के तहत सीएम ने अमृत वाटिका में पौधरोपण भी किया। भागीदारी निभाऊंगा। मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। हमने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाने से लेकर सैनिक आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का। अब आगे आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। देहरादून में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामलों को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर सर्वे कराया। अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और सख्ती से नियम लागू करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस के महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपर श्री कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा लहराएंगी। यूथ कांग्रेस ने रामनगर में सुपर शक्ति श्री कार्यक्रम को लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं को समाज में सारे अधिकार दिलाने की कोशिश की है। देहरादून नगर निगम किराया वसूलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। नगर निगम की भूमि पर ऊर्जा निगम के ट्रांसफार्मर और खंभों का 15 करोड़ से अधिक का बकाया है। रामनगर में महिला एकता मंच ने देश में बढ़ती महिलाओं के प्रति अपराध पर चिंता जताते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ ही आईटीबीपी औली के द्वारा 15 अगस्त की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चों के राह भटकने और उनमें सुधार को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बारीकियों के बारे में बताया गया। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में श्रावण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊनी व्यंजन, मेहंदी प्रतियोगिता और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी ने हिंटू बॉर्डर यात्रा का अपना गीत लॉन्च किया है। पार्टी के सीनियर लीडर और डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल ने गीत को लॉन्च किया।
आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में बड़ी आबादी पर बुलडोजर चलने का संकट बन गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में हजारों लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमणकारी होने का नोटिस दे दिया है। नैनीताल, भवाली, भीमताल, रामगढ़ के साथ बेताल घाट, खैरना, हल्द्वानी, रामनगर में ये नोटिस दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिसों में कई घर, दुकान और होटल, रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्रिएट होगा, लोगों की निराशा इतनी ज्यादा बढ़ेगी, लोग पलायन तो होना सुनिश्चित है, रोजी रोटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। और बरसात के दिन है, एक तो प्राकृतिक आपदा और ऊपर से ये एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव और अनैतिक ढंग से, इलीगल ढंग से घरों में नोटिस वो रेड मार्क बनाना, ये बहुत गलत है। कांग्रेस भी लड़ेगी। पतंजलि योगपीठ में इलाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाजों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। दोनों ही आरोपी लंदन के आईपी एड्रेस पर वेबसाइट चलाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते हैं। पतंजलि योगपीठ के एक कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने बिहार से आरोपियों को दबोच लिया। पिछले 15 दिनों में वो लोग इस तरह के फ्रॉड करते रहते हैं और 15 दिनों में लगभग 16.5 लाख की कमाई की है इस फ्रॉड से। और पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो उनके द्वारा बताया गया कि वो फ्रॉड के थ्रू ही 2 मकान और 2 लग्जरी गाड़ी भी खरीदे हैं। डोईवाला में टाउनशिप के विरोध में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। रविवार को किसानों के सभी संगठनों ने मिलकर डोईवाला में तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली और टाउनशिप के विरोध में अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की बात कही है। किसानों का कहना है कि उनके लिए जमीन ही सब कुछ है। जमीन से फसलें उगाकर वे अपने परिवार का पेट भरते हैं। किसानों की रोजी रोटी का एकमात्र विकल्प खेती है, इसलिए वो 1 इंच जमीन भी टाउनशिप के लिए नहीं देंगे। पौड़ी के द्वारिखाल के जसपुर में ग्रामीणों ने भ्रातु मिलन समारोह का आयोजन किया है और जिसमें द्वारिखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा को भी आमंत्रित किया गया। जसपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल भी बजाया। नागराजा देवता से प्रार्थना करूंगा उन सबकी मनोकामना पूर्ण हो और विकास समिति जसपुर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। जागेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के पटल पर स्थापित करने की कवायद तेज हो रही है। इसके लिए क्वारव पेटशाल रोड को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे कि धाम आने की दूरी अब कम होगी, साथ ही पिथौरागढ़ का सफर भी आसान हो जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आजादी के 70 साल बाद भी पहाड़ों में कई ऐसी जरूरी सड़कें हैं जो नहीं बन पाई हैं। ऐसी एक रोड है क्वारव पुल से पेटशाल को जाने वाली रोड। इस रोड को बनाने की डिमांड दशकों से रही है, लेकिन अब जाकर एनएच ने इस 20 किलोमीटर की डबल लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। एकदम सही है कि जब पेटशाल वाली जो रोड बनेगी तो अल्मोड़ा शहर का दबाव डेफिनेटली घटेगा। ये अभी बेसिकली प्रोजेक्ट का 2-3 जगह मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था तो फॉरेस्ट के इश्यूज में ये रुका हुआ था और कुछ जगह जमीन इसको दे भी गई थी लेकिन उपयुक्त नहीं पाई गई थी। और अभी इसको मैं 1-2 दिन में दोबारा इसको रिव्यू करूंगा और इसमें जो भी दिक्कतें आ रही, कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्वारव पेटशाल रोड बनाने से अल्मोड़ा और धरानौला को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही जागेश्वर, दान्या, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ जाने वालों की 10 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी। यही नहीं, सोयाल नदी के दर्जन भर गांव भी रोड से जुड़ सकेंगे। नई जब रोड डेवलप होगी उससे हमारे शहर में जो अनावश्यक गाड़ियां आती हैं उसका लोड कम होगा, टूरिस्ट को आवागमन में फायदा मिलेगा, नया टूरिस्ट स्टॉप डेवलप होगा, जगह जगह पे उसमें होटल्स खुलेंगे, उससे जाकर आदमी जागेश्वर जा सकता है। इसके साथ ही अल्मोड़ा पनार रोड को डबल लेन बनाने की कवायद जोरों पर है। अगर ऐसा होता है तो तय है कि लाखों की आबादी के साथ ही सैलानियों का सफर तो आसान होगा ही, साथ ही इस इलाकों को पर्यटन के रूप से एक पहचान भी मिल सकेगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निसंतान दंपतियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरोगेसी रेगुलेशन बोर्ड अब राज्य में सरोगेसी क्लिनिक खोलने और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए काम करने जा रहा है, ताकि मातृत्व के सुख से कोई भी वंचित ना रहे। केंद्र सरकार ने साल 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लागू किया था, जिसे धामी सरकार ने 2022 में प्रदेश में भी लागू करने की बात कही थी, लेकिन सरोगेसी
रेगुलेशन बोर्ड गठित होने के अलावा इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। अब सरकार प्रदेश में सरोगेसी के बढ़ते मामलों को देखते हुए फर्टिलिटी सेंटर के रजिस्ट्रेशन और साथ ही नए सरोगेसी क्लिनिक पर फैसला लेने की तैयारी करेगी। तो सरोगेसी एक्ट जो है भारत सरकार ने जो बनाया है उसी को हमने अडॉप्ट किया है और हमारे यहाँ अभी तक 3 मीटिंगें होगी इसमें और हमें चाहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाए। इसका एक वेबसाइट बनाने के लिए मैंने कहा है और जो जो अच्छा हो सकता है वो सब इसमें किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया है सरकार की तरफ से और जैसे ऐसे दंपति हैं बच्चे नहीं होते तो उनको भी ये सुविधा पूरी मिल सके, सरकार ने इनके लिए एक योजना भी बनाई है और मीटिंग भी हमारी हुई, सदस्य हमें बने, तो उसमें ये निर्णय कम से कम सरकार की तरफ से एक रेट उनके लिए बनाया जाए जिससे के लिए जो गरीब दंपति हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। जो उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के कामर गांव में बाड़ेश्वर महादेव मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आसपास के गांवों से भक्तों ने दूध और गंगाजल से बाड़ेश्वर महादेव का अभिषेक किया। भगवान बाड़ेश्वर की आराधना के बाद आसपास से आए ग्रामीणों ने खुशी में लोकनृत्य, रासों और तांदी भी किया। बाड़ेश्वर महादेव में जामक, लौंथरू, बायना, डिटसारी और वनेरी के ग्रामीणों की बड़ी आस्था है। मान्यता है जो भक्त यहां सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान बाड़ेश्वर का जो ये मेला है, मेला बहुत पौराणिक मेला है और भगवान बाड़ेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान बाड़ेश्वर को राजकीय देवता के रूप में, भगवान शिव के रूप में इसकी पूजा होती है। ये मेला हमारे वर्षों से चला आ रहा है जिसे हम अपने इष्टदेव बाड़ेश्वर महादेव के नाम से होता है। इसमें जितने भी हमारी ध्यान या अपने ससुराल जा रखे वो सभी इस मौके पे अपने मायके आती हैं और अपने इष्टदेव बाड़ेश्वर महादेव की पूजा करती हैं। सुपरस्टार रजनीकांत 2 दिन से बद्रीनाथ धाम में है, जहां उन्होंने पहले दिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए तो वहीं दूसरे दिन भारत के प्रथम गांव माणा पहुंचे। माणा में उन्होंने सरस्वती मंदिर और साथी व्यास गुफा, गणेश गुफा के साथ साथ भीम पुल पर पहुंचकर प्रकृति के सुंदर नजारों को भी देखा। इस दौरान में उन्होंने शंकराचार्य के मठ में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी फिल्म के अच्छे प्रमोशन की प्रार्थना की और सुपरस्टार रजनीकांत इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के साथ में सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे थे और जहां पर माणा गांव भी पहुंचे। इसके अलावा बद्री विशाल मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजा भी की और छोटे छोटे बच्चों के साथ में सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।